हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ गेम पार्ट 3। तो जैसा कि हमने इसके पहले दोनों पार्ट्स में जाना, टाइवू ने यीजे और उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी कार से कुचलकर मार दिया है और यीजे एक ऐसे डेथ गेम में फंसा हुआ है जहां पर वो बार बार मरकर जिंदा हो रहा है। उसको 12 जिंदगियां मिली हैं, जिसमें से 8 जिंदगियों में वो मर चुका है। अब देखना यह है कि वो अपनी बची हुई 4 जिंदगियों में डेथ से यानी कि मौत से जीत पाता है या फिर नहीं। इसीलिए जल्दी से डेथ गेम पार्ट 3 की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जल्द ही यीजे डार्क रूम में वापस आ जाता है। यीजे बहुत रोता है क्योंकि टाइकेंग कंपनी के सीईओ टाइवू ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड जीसू को अपनी कार से कुचलकर मार दिया था। यीजे टाइवू को जान से मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो डेथ की गन को उठाता है और उसको ही गोली मार देता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि मौत को कोई नहीं मार सकता। तभी डेथ जीसू का रूप ले लेती है। उसको देखकर यीजे रोने लगता है, लेकिन उसको पता था कि वो डेथ है, इसीलिए वो डेथ से उसको अपने असली रूप में आने के लिए कहता है। डेथ कहती है कि तुम्हारा किसी को मारना मेरे रूल के खिलाफ है, मेरे इस गेम में तुम किसी को नहीं मार सकते हो। जिसके बाद डेथ अपनी गोली को इशारा करती है जो यीजे को मार देती है। इस बार जब यीजे की आंख खुलती है तो उसके हाथ में खून लगा था। वो उस जगह को देखता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी होता है। तभी ब्लड की एक बकेट से मेमोरी और निकलता है और यीजे के दिमाग में घुस जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस वक्त वो जिसके शरीर में है उसका नाम जियोंग है, जो कि एक पेंटर था। लेकिन जब उसने एक आदमी के एक्सीडेंट के बाद उसके खून से पेंटिंग बनाई तो उसकी वो पेंटिंग बहुत ही महंगे दामों में बिकी, जिसके बाद से उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उनको तड़पाता था और उनको मारकर उनके खून से पेंटिंग बनाता था। जियोंग ने 15 से ज्यादा लोगों को तड़पाकर मार दिया था और उसने उनके खून से पेंटिंग बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे। जियोंग की पेंटिंग मिलियंस में बिकती थी। यीजे को जब उसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो जियोंग के पेंटिंग टूल से एक नकली छुरी को निकालकर ये फैसला करता है कि वो इस मॉन्स्टर के जरिए उस मॉन्स्टर को मारेगा जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। जिसके बाद यीजे उस जगह पर जाता है जहाँ पर टाइवू ने उसे और जीसू को मारा था। उसे याद आता है कि जब वो मर रहा था तो टाइवू ने जीसू का स्पेशल पेन जिसे उसने उसको दिया था उसे टाइवू ने गटर में डाल दिया था। यीजे उस पेन को निकाल लेता है। जिसके बाद उसे एक और बात याद आती है कि जब वो मर रहा था तो टाइवू अपने लॉयर से कहता है कि अगर डैड को पता चला कि मैं ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था तो वो मुझे सीईओ की पोजीशन से निकाल देंगे, इसीलिए ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो, जिसके बदले मैं तुमको ढेर सारे पैसे दूंगा और जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें अपनी एक कंपनी का सीईओ भी बना दूंगा। जिसके बाद वो कार की मेमोरी निकालकर गटर में फेंक देता है जिसमें कैमरा रिकॉर्डिंग थी। इसके बाद वो फोन करके बोलता है कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। यीजे ये सब होते हुए देख रहा था और अभी भी जिंदा था, लेकिन टाइवू उसका मुंह दबाकर उसको मार डालता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। यीजे टाइवू से मिलने के लिए टाइकेंग कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन उसे उससे मिलने का मौका नहीं दिया जाता। फिर जब वो टाइकेंग कंपनी से बाहर जाने लगता है तो उसकी नाक से खून आने लगता है और जब वो अस्पताल जाता है तो उसको पता चलता है कि जियोंग को कैंसर है और उसके पास बस 1 महीने का ही वक्त बचा है। यीजे हंसने लगता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, जिस पर वो कहता है कि 1 महीना मेरे लिए बहुत है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उससे कहती है कि टाइकेंग कंपनी के सीईओ मिस्टर टाइवू आपकी एक पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। अब यीजे जिससे मिलना चाहता था वो खुद उससे मिलने के लिए आ रहा था। यीजे अपनी आर्ट गैलरी में चला जाता है जहाँ पर टाइवू पहले से ही मौजूद था। टाइवू जियोंग से पूछता है कि तुम्हारी ये पेंटिंग किससे इंस्पायर्ड है, जिस पर वो बताता है कि ये 5 लोगों के खून से इंस्पायर है। टाइवू को यीजे की बातें मजाक लगती है। तभी वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जो दूसरों की जान लेना पसंद करते हैं। टाइवू उसकी बातों को सुनकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और अब वहाँ पर टाइवू का लॉयर उसको बुलाने के लिए आता है। जिसके बाद टाइवू यीजे से कहता है कि ये पेंटिंग मेरे घर भिजवा देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टाइवू अपने बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए अपने परिवार के साथ चर्च में जाता है जहाँ टाइकेंग कंपनी के चेयरमैन यानी कि उसके डैड भी थे। तभी टाइवू को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने घर में काम करने वाली एक औरत के बच्चे को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो बहुत रोता था। ये बात उसके बड़े भाई ने अपने डैड को बता दी थी, जिस वजह से उसके डैड ने उसके बजाय उसके बड़े भाई को कंपनी का सीईओ बना दिया था। लेकिन अब जब उसका बड़ा भाई उस प्लेन हादसे में मारा गया तो उसके डैड को टाइकेंग कंपनी का सीईओ टाइवू को बनाना पड़ा।
चर्च से निकलते वक्त टाइवो ड्रग्स लेकर अपनी गाड़ी बहुत ही तेज भगाने लगता है, जिससे कि दो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब वो अपनी कार रोकता है तो डिटेक्टिव वू टाइवो से ब्रेथ एनालाइजर में फूकने के लिए कहता है और उसे उसकी आईडी भी दिखाने को कहता है। फिर वो उसको ओवर स्पीडिंग का चालान थमा देते हैं। तभी डिटेक्टिव वू को लगता है कि टाइवो ने ड्रग्स ले रखी है, इसीलिए वो उसे कार से बाहर निकालता है। लेकिन इससे टाइवो बहुत गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट वू के कमिश्नर को फोन करके कहता है कि तुम्हारा एक ऑफिसर जिसका नाम वू है मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जरा उसको बताओ कि मैं कौन हूँ। और अब टाइवो फोन वू को दे देता है। कमिश्नर फोन पर वू को खूब डांटता है। वो कहता है कि अगर उसने उससे माफी नहीं मांगी तो वो उसको जॉब से निकाल देगा। वू टाइवो से माफी मांग लेता है, लेकिन इसके बाद भी टाइवो उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। पर उसके साथ खड़ा हुआ ऑफिसर जी योंग बस तमाशा देखता रहता है। जिसके बाद टाइवो दूसरे ऑफिसर से जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर्स बहुत पसंद है। टाइवो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके घर के दरवाजे के बाहर जियोंग खड़ा था। टाइवो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जियोंग उसकी फेरारी पर अपना जूता साफ करते हुए कहता है कि मैं पेंटिंग देने आया था। लेकिन टाइवो को तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, इसीलिए वो गुस्से में जियोंग को एक जोरदार पंच मारकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यीजे टाइवो के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वो अपनी कार से गन निकालकर उसको शूट करने लगता है। यीजे उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन टाइवो उसको शूट करके मार देता है। लेकिन यीजे मरा नहीं था, वो तो उठकर टाइवो से उसकी गन को छीन लेता है। टाइवो जब उससे पूछता है कि तुम्हें गोली क्यों नहीं लगी, जिस पर वो उसको अपना बुलेट प्रूफ जैकेट दिखाता है। जिसके बाद वो टाइवो को किडनैप करके जियोंग की लैब में पहुंचा देता है, जहां वो लोगों को टॉर्चर करके उनके खून से पेंटिंग बनाया करता था। यीजे जियोंग की तरह टाइवो को स्ट्रेचर पर लेटाकर टॉर्चर करने वाला होता है, लेकिन तभी कैंसर की वजह से वो खुद बेहोश हो जाता है। और जब यीजे की नींद खुलती है तो वो खुद को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। तभी टाइवो से कहता है कि तुमने उस पेंटिंग को 15 लोगों के खून से बनाया था और हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। टाइवो उसको बताता है कि मैंने पहला मर्डर रोड पर एक एक्सीडेंट में किया था। ये वही आदमी था जिसे बचाने की कोशिश यीजे ने की थी, जिसकी वजह से वो अपने इंटरव्यू पर ध्यान नहीं दे पाया था। टाइवो बताता है कि उसे उस आदमी को मारकर बहुत मजा आया था। जिसके बाद टाइवो एक चेनसॉ से जियोंग के पैर को काट देता है। यीजे बहुत चिल्लाता है। फिर वो टाइवो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपने भाई को मारा था। टाइवो पूछता है कि तुमको कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि मैं अपने एक जन्म में तुम्हारा भाई ही था। जिसके बाद वो जियोंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो एक बार फिर से मरकर डेथ के पास पहुंच जाता है। अब यीजे के पास सिर्फ 4 ही लाइफ बची थी। डेथ कहती है कि तुमने जलने का मजा चखा, गिरने का मजा चखा, चाकू का मजा चखा, कुचलने का मजा चखा। अब बताओ कि क्या अभी भी तुम्हें मौत से ज्यादा जिंदगी तकलीफ देती है। यीजे हंसने लगता है, जिससे डेथ समझ जाती है कि वो जानबूझकर टाइवो के हाथों मरा है। दरअसल यीजे ने जियोंग की लैब में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, ताकि वो दुनिया वालों को उसका असली चेहरा दिखा सके। और वो चाहकर भी उसको मार नहीं सकता था, क्योंकि डेथ ने उसको ऐसा करने से मना किया था। अब डेथ उसको फिर से मार देती है। इस बार यीजे की जब आंख खुलती है तो हमको पता चलता है कि इस बार वो एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी में है, और ये वही ऑफिसर है जी योंग, जिसके कलीग को पिछली बार टाइवो ने मारा था। वो एक चोर से डरकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो उस चोर को मारकर पकड़ लेता है। वहीं फिर से वो मेमोरी ऑर्ब यीजे के अंदर आकर घुस जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसका नाम जी योंग है। उसके डैड एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त उनकी जान चली गई थी। फिर जब योंग बड़ा हुआ तो वो भी अपने डैड की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ अपने हस्बैंड की तरह उसको खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उसके पुलिस बनने पर बहुत परेशान और दुखी रहने लगती है। अपनी मॉम को इस हाल में देखकर जियोंग फैसला करता है कि वो किसी भी तरह के खतरनाक काम में नहीं पड़ेगा, जिसके बाद सभी लोग उसको डरपोक समझने लगते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ मर जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का डर खत्म नहीं होता। और अब यीजे की नजर किम पर पड़ती है, जो उसके साथ जेल में था और पिछले एक जन्म में उसने उस आदमी के कहने पर उसको मार दिया था, जिसके बदले वो जेल गया था। यीजे उसको बड़े स्टाइलिश तरीके से पकड़ लेता है और वहाँ खड़े लोग उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। जियोंग के सीनियर और बाकी के ऑफिसर्स जब उसका ये वीडियो देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो जियोंग ही है। इधर जियोंग वू को लेकर जियोंग के घर पहुंचता है, जहां जाकर वो सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके डिलीट कर देता है। वो वहां का खूनी माहौल देखकर अपने सीनियर ऑफिसर और बाकी के फोरेंसिक टीम को वहां बुला लेता है।
फोरेंसिक टीम वहां आकर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करती है। उन्होंने एक बहुत बड़े किलर का पता लगा लिया था। जियोंग के सीनियर को यकीन नहीं होता कि वो जियोंग है या कोई और। उनको लगता है कि उसके अंदर भूत घुस गया है, लेकिन फिर वो उसको गले लगाकर अप्रिशिएट करते हैं। तभी जियोंग के घर के बाहर से टाइवो गुजरने लगता है। यीजे उसकी गाड़ी रुकवाता है। टाइवो उसको पहचान जाता है कि ये वही ऑफिसर है जिसके कलीग को उसने मारा था। जियोंग कहता है कि आपने सुना ही होगा कि क्राइम करने वाला क्राइम सीन पर लौटकर जरूर आता है। टाइवो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। यीजे कहता है कि कुछ नहीं, आप किसी और रास्ते से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर मर्डर हुआ है। जिसके बाद टाइवो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इतने बड़े किलर को पकड़ने के बाद जियोंग के नाम की खूब चर्चा होने लगती है और अब टाइवो को लगने लगता है कि जियोंग उसके बारे में कुछ जानता है। नेक्स्ट डे यीजे टाइवो के हाथों जियोंग का मर्डर करवाने वाला सीसीटीवी वीडियो एक न्यूज एंकर को दे देता है और उसे उसके न्यूज पर चलाने के लिए कहता है। उसने अपनी टीम को ये फुटेज इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसकी टीम टाइवो के इशारों पर नाचती थी। फिर जब यीजे पुलिस स्टेशन आता है तो वो अपने मॉम को पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखता है। वही उसको पता चलता है कि उसकी मॉम को एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला था जिसको उसने पुलिस वालों को सौंप दिया और इस वजह से उसको बार बार उस बैग से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाता है और उसे उनके दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी टाइवो का एक आदमी यीजे को चाकू मार देता है क्योंकि जिस न्यूज एंकर को यीजे ने उसकी मर्डर वाली वीडियो दी थी, टाइवो को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो जियोंग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन ही चला आता है और उससे कहता है कि तुम वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो, जिसके बदले मैं तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। लेकिन जियोंग उससे कुछ भी लेने से मना कर देता है, जिस पर टाइवो कहता है कि तुमको मुझसे आखिर क्या चाहिए, जिस पर यीजे कहता है कि तुम्हारी जान। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन टाइवो खुद पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें वो कहता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है जिसने 15 लोगों की जान ली थी। वो मुझको भी किडनैप करके मारने के लिए ले गया था, लेकिन मैंने उसको मार दिया। जिसके बाद सभी लोग टाइवो को मसीहा मानने लगते हैं जिसने बड़ी बहादुरी से एक सीरियल किलर को मार दिया था। ये खबर सुनकर यीजे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि टाइवो ने अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया था। पुलिस भी टाइवो का कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वो आराम से छूट जाता है। जिसके बाद टाइवो अपने प्राइवेट जेट से एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और जब वो जाकर केबिन में देखता है तो वहाँ पर पायलट भी नहीं होता। प्लेन में सिर्फ वही बचा था। टाइवो प्लेन में पैराशूट ढूंढने लगता है लेकिन उसको एक भी पैराशूट नहीं मिलता। तभी प्लेन में ब्लास्ट होने से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद किस्मत से उसके हाथ में एक पैराशूट लग जाता है और जैसे वो जमीन पर लैंड करता है एक कार आकर उसको ठोक देती है। तभी हम यीजे को देखते हैं। प्लेन के इंजन में बॉम्ब रखवाना और पायलट का प्लेन से कूद जाना, ये सब यीजे ने करवाया था। यीजे टाइवो का गला दबाकर उसको मारने लगता है। उसे मारते वक्त उसको जीसू की याद आ रही थी, लेकिन तभी आसमान से डेथ गिरती है और यीजे को ये काम करने से रोक देती है। यीजे उसको छोड़कर जाने लगता है, लेकिन ऐसे ही टाइवो दोबारा से उठकर यीजे पर हमला करता है और उसका पैराशूट खुल जाता है और तभी एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देता है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंग यानी कि यीजे अभी तक जिंदा था और अब वो एक ईमानदार पुलिस वाले की तरह काम कर रहा था। लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त वो उनके ऊपर गोली चला देता है। यीजे सोचता है कि एक बार उसने पहले भी वू को टाइवो से मार खाने के लिए छोड़ दिया था और वो परिवार वाला आदमी था, इसलिए इस बार वो उसको कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद यीजे वू को बचाने के लिए उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच उसको बहुत सारी गोली लग चुकी थी, मगर किसी तरह वो वू को बचाने के लिए क्रिमिनल को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बिल्डिंग से गिरकर यीजे की फिर से मौत हो जाती है और एक बार फिर से वो डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास बस 3 लाइफ बची थी, लेकिन इस बार यीजे मरकर खुश था क्योंकि वो शहीद हुआ था। डेथ फिर से गोली मारती है। इस बार वो एक भिखारी के अंदर जिंदा होता है। तभी वो टीवी पर जियोंग के शहीद होने की खबर को देखकर बहुत खुश होता है। लोगों को उसके मरने से बहुत दुख था, लेकिन तभी हम टाइवो को देखते हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गया था, लेकिन उसने अपनी दोनों टांग खो दी थी। यीजे जियोंग के फ्यूनरल में जाता है और तभी उसके पास मेमोरी ऑब आता है, लेकिन इस बार वो उससे बचना चाहता था क्योंकि वो सोचता है कि इससे शायद वो इस बार नहीं मरेगा, पर तभी वो सीढ़ी से गिरकर मारा जाता है। अब उसकी जब आंख खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास बस 2 लाइफ बची थी और हमेशा की तरह डेथ फिर से उसको गोली मार देती है। इस बार जब यीजे की आंख खुलती है तो वो किसी मिडिल एज आदमी के अंदर था। वो कहीं पर जा रहा था, तभी उसे मेमोरी ऑब मिलती है जिससे उसको पता चलता है कि वो एक एम्प्लॉय है
जिसकी एक बीवी और बच्चा भी है, मगर उसकी जॉब चली गई थी, जिसके बाद वो एक कार के आगे आकर सुसाइड कर लेता है। उसकी ये लाइफ आगे की नहीं थी बल्कि पीछे की थी, जब यीजे जिंदा था। दरअसल ये लाइफ यीजे के पास लाइफ में चली गई थी, जब वही आदमी उसके सामने टाइवू की गाड़ी के सामने आकर मारा जाता है। यीजे फिर से मर के डेथ के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब उसके पास बस एक ही लाइफ बची थी। डेथ फिर से उसको गोली मारती है, लेकिन इस बार यीजे जब उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार वो अपनी माँ के अंदर जिंदा हुआ था। मतलब कि अगला नंबर यीजे की मॉम का था। यीजे बहुत परेशान हो जाता है। तभी मेमोरी और बाकर यीजे के अंदर घुस जाता है, जिससे उसे उसकी माँ की मेमोरी मिल जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके डैड के मरने के बाद उसकी मॉम ने उसको दिन रात काम करके पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जब यीजे मर गया तो उस पर क्या बीती वो दर्द अब यीजे भी समझ सकता था। यीजे बहुत रोता है और उसको अपने मरने पर बहुत अफसोस होता है। अब हम यीजे को अपनी माँ को अपने पैर में दर्द की दवाई लगाते हुए देखते हैं। तभी उसको उसकी मॉम का सेविंग अकाउंट मिलता है, जिसमें वो यीजे के घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। जिसके बाद यीजे अपने मॉम की बॉडी को लेकर हाइकिंग के लिए निकल जाता है। वो अपनी मॉम को वो जगह दिखाना चाहता था जहाँ पर उसके डैड हाइकिंग के लिए आते थे। वहाँ का नजारा देखकर यीजे की मॉम बहुत अच्छा फील करती है। तभी यीजे अपनी मॉम से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसको छोड़कर चला गया था, लेकिन ना तो वो उसको सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। लेकिन वहाँ से वापस लौटते वक्त यीजे की मॉम पहाड़ से थोड़ा नीचे गिर जाती है, लेकिन यीजे अपनी मॉम को मरने नहीं देता। वो उन्हें खींचकर सड़क पर ले जाता है। नेक्स्ट डे जब यीजे की आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होता है। अब हमें 32 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यीजे अभी भी अपनी माँ के अंदर जिंदा बचा हुआ है, लेकिन पूरे 32 साल तक वो अपनी माँ के अंदर अपनी कमी को महसूस करता है और अफसोस करता रहता है। फिर एक दिन यीजे की मॉम की नेचुरल तरीके से मौत हो जाती है और अब यीजे की आंख खुलती है तो वो फिर से डेथ के सामने पहुंच जाता है। अब यीजे के पास कोई भी लाइफ नहीं बची थी। इस बार यीजे डेथ के सामने अपने घुटने टेक कर कहता है कि क्या तुम मुझको एक और जिंदगी दे सकती हो। वो उसके आगे एक और जिंदगी की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार उनके सामने से गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन डेथ कहती है कि तुम जीत गए, तुम्हारी मौत नेचुरल तरीके से हुई, इसलिए अब तुम्हारा हिसाब किताब भगवान करेंगे। डेथ अपनी गन में बुलेट डालकर उसको रोल करती है और कहती है कि मैं तुमको एक और जिंदगी दे सकती हूँ, लेकिन ये एक डेथ गेम होगा। अगर गोली चली तो तुम भगवान के पास, नहीं तो तुमको एक और जिंदगी मिल जाएगी। अब यीजे जैसे ही गोली मारता है तो वो उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने सुसाइड किया था और उसे उसकी माँ का फोन भी आता है, यानी कि वो वापस से वहीं पहुंच गया था जहाँ से उसने अपनी जिंदगी खत्म की थी और अब उसकी मॉम और गर्लफ्रेंड दोनों जिंदा है। यीजे इस डेथ गेम को जीत गया था। उसको अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि डेथ गेम के तीनों पार्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर इसके पहले 2 पार्ट्स आपसे छूट गए हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।